So I will start and तो केस सिनारियो ले लेते हैं. So this is a 57-year-old lady. उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डायलिसिस वो वाया राइट टनल कैथेटर 2 साल से कर रही है 3 times a week. एंड डायलिसिस शुरू होने के 1.5 घंटे बाद सडनली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट को, बेहोश हो जाती है पेशेंट. अब क्या करें? तो हमें 2 चीजें करनी हैं. एक कि हमें खुद क्या करना है, जो आप अगर डायलिसिस यूनिट में है आपको क्या करना है और आपको क्या सोचना है. 2 तरीके से इसको अप्रोच करना है. तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये तो देखेंगे कि हमें क्या सोचना है. तो कॉमन कॉजेज क्या है इसमें, जो अभी तक मेरे इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं वो काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया हुआ है, इंटरडायलिटिक हाइपरटेंशन. तो मुझे इसके बारे में कुछ खास कहना नहीं है. आगे बीपी अगर कम हो जाता है तो बेहोशी हो सकती है. जो डॉक्टर स्वप्निल का टॉक है उसमें भी ये कवर हो चुका है. अगर बीपी बहुत ज़्यादा है या कम भी है तब भी आपका रिस्क होता है स्ट्रोक का. तो या तो ब्रेन में ब्लीड या ब्रेन में स्ट्रोक, दोनों केसेस में आपके रिस्क ऑफ स्ट्रोक है. ब्लड शुगर कम होना. ब्लड शुगर कम होने के कारण बहुत सारे हैं. या तो पेशेंट ज़्यादा इंसुलिन लिया हो या टैबलेट ज़्यादा लिया हो, या हो सकता है इन्फेक्शन हो, लेकिन और या पेशेंट ने कुछ खाया नहीं हो डायलिसिस से पहले, तो बीपी शुगर कम हो सकता है. सेप्सिस ध्यान में रखना चाहिए कि ये पेशेंट जो है वाया डायलिसिस कैथेटर डायलिसिस कर रहे हैं, चाहे आईजीवी है, टनल कैथेटर है, तो सेप्सिस का चांसेस हमेशा ही रहता है. अगर एवी फिस्टुला भी है तब भी सेप्सिस के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट्स के इम्यूनिटी वैसे भी कम है. तो इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है. कार्डियक अरेस्ट. अब कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉजेस हैं. पेशेंट को एक्यूट एमआई हो सकता है, दिल के रिदम में एबनॉर्मैलिटी हो सकते हैं, एरिथमियास हो सकते हैं, कार्डियक टैम्पोनाड हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटीज, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपो और हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया हो सकता है. तो कार्डियक अरेस्ट कभी भी हो सकता है, एंड वो एक कॉज है फॉर सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. सीजर्स के बारे में डॉक्टर कृपलानी ने बात करी है, तो मैं इसके बारे में आगे और कुछ कहना नहीं चाहूँगा. हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी. अगर पेशेंट का बीपी पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो उनको बेहोशी हो सकता है बिकॉज ऑफ एनकेफेलोपैथी. ये एक बहुत रेयर कॉज है, सेंट्रल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, स्पेशली इन पेशेंट्स जिनके कैथेटर वाया कैथेटर डायलिसिस हो रहा, एंड ड्यूरिंग डायलिसिस इनको बेहोशी हो सकती है. डायलिसिस डिसिक्लेर में इस पेशेंट में नहीं हो सकता बिकॉज 1.5-2 साल से पेशेंट डायलिसिस कर रहे हैं. लेकिन अगर आप डायलिसिस किसी का शुरुआत में हो रहा है और उनका यूरिया बहुत ज़्यादा है, यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा जल्दी से डायलिसिस कर रहे हैं, तो ये रिस्क हमेशा रहता है कि उनको बेहोशी हो सकती है. तो ये कॉमन चीज़ है जो हमें सोचना चाहिए कि अच्छा, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर. लेकिन हमें करना क्या है, व्हाट टू डू. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद ही कुछ हीरोइक मत करो. आस्क फॉर हेल्प. किसी और को बुलाओ, खास करके जो आपके यूनिट में बगल में है उनको बुलाओ आपको हेल्प करने के लिए, और डेफिनेटली डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आप खुद हैंडल नहीं कर सकते और नहीं करना भी चाहिए. दूसरी बात, एक बारी हेल्प के लिए आप अगर आप बुलाते हैं, उसके बाद अपना खुद का सेफ्टी देख लो. पहले ग्लव्स, मास्क, फेस मास्क वगैरह पहन लो, खास करके अब कोविड के चक्कर में, तो वो देख लो. देख लो कि पेशेंट वाकई में बेहोश है कि नहीं. कई बार थोड़ा डीप स्लीप में चला जाता है, तो देख लो वाकई में बेहोश है कि नहीं. थोड़ा जोर से बुलाओ, उनका नाम बुलाओ, पुकारो. और अगर वाकई में बेहोश है तो देन अगेन मेक श्योर कि दोबारा से किसी को मदद के लिए बुला लो, डॉक्टर को और आपके जो साथ में काम कर रहे हैं उनको. चेक द ब्लड शुगर. अगर ब्लड शुगर कम है, लेस देन 80 अगर कम है, तो 25% डेक्सट्रोज चढ़ा लो, इमीडिएटली शुरू कर लो. चेक द पल्स. अब पल्स आप देखिए कैरोटिड पल्स जो गले के पास है, और एक साइड का ही देखना है, दोनों साइड साथ में मत देखा करो, बिकॉज जो बचा कुछ अगर ब्लड फ्लो है वो भी बंद हो जाएगा. तो एक साइड का कैरोटिड पल्स देख लो. बीपी देख लो. बीपी अगर कम है तो फ्लूइड्स शुरू कर लो. बीपी अगर ज्यादा है तो जैसे कि तो स्वप्निल ने कहा, ट्रीटमेंट उसके लिए एक क्लोमिडीन टैबलेट दे दो. अगर बीपी कम है तो पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में डालो, और ये आपने बहुत बारी किया हुआ ही होगा. ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में डालो और फ्लूइड्स चढ़ा दो.
तो डायलिसिस तो आपको स्टॉप करना है, लेकिन क्या ब्लड रिटर्न करना है? तो इसके बारे में आपको एक बार ही सोचना पड़ेगा कि क्या आपके पेशेंट के बेहोश होने का कारण एलर्जिक रिएक्शन है। अगर एलर्जिक रिएक्शन है, या अगर पेशेंट के डायलाइजर या डायलाइजर ट्यूबिंग्स में हीमोलिसिस का लक्षण लग रहे हैं, मतलब ब्लड सेल्स जो है अंदर लाइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डायलाइजर रिएक्शंस या बिकॉज ऑफ एनी अदर कॉज, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर डायलाइजर रिएक्शन या एक्यूट हीमोलिसिस के कारण पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इन दैट केस ब्लड को रिटर्न नहीं करना चाहिए। बाकी केसेस में आप ब्लड को रिटर्न करेंगे। उसके बाद आपको एयरवे देखना है पेशेंट का कि सांस ले रहे हैं कि नहीं पेशेंट, तो उसके लिए ये लुक, लिसन और फील का सिस्टम आप अपनाएंगे कि देख लो कि छाती जो है हर सांस लेने के साथ साथ फूल रहा है कि नहीं, लिसन फॉर द ब्रेथ साउंड्स, और फील द एयर जो आपके चेहरे पे लग रहा है कि नहीं उनका सांस। अगर ये सब नहीं है तो आपको सीपीआर शुरू करना पड़ेगा। और सीपीआर जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के ट्रेनिंग है वो हर किसी जो डायलिसिस के टेक्नीशियन स्टाफ है उनको लेना ही चाहिए। तो इफ़ यू हैव नॉट डन इट, अगर आपकी अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करा लो। सीपीआर आपको लेना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपने अगर किसी को मदद के लिए बुलाया हो तो आप एक को एयरवे संभाल सकते हैं, आप में से एक तो एयरवे संभाल सकते हैं और दूसरा जो है सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशंस दे सकते हैं। अगर 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो 15:2 का रेशियो बनता है, 15 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ्स। और अगर एक ही है तो आप 20 कंप्रेशन करा लो और 2 उसके बाद 2 ब्रेथ्स करा लो। ये आप 2 मिनट के लिए करके उसके बाद आप दोबारा से पल्स देखेंगे। अगर पल्स नहीं है तो ये प्रोसेस जो है ब्रेथ देने का और कंप्रेशन करने का जारी रहेगा जब तक आपका पेशेंट का पल्स वापस नहीं आ जाता, और या तो फिर आपका हेल्प नहीं आ जाता। तो एक साइमल्टेनियसली कुछ टेस्ट जो आपको ऑर्डर करने हैं वो ये है। ईसीजी तो आपको ऑर्डर करना है, तो जब आप पेशेंट को एसेस कर रहे हैं साथ साथ में किसी और को बोलो कि ईसीजी ले लो, ताकि हमें पता चले कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, एरिथमियास है, हार्ट अटैक का है। एबीजी जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है कर लो। इलेक्ट्राइट तो आपको देखना ही है क्योंकि इलेक्ट्राइट एब्नॉर्मैलिटीज में प्रॉब्लम हो जाते हैं। कार्डियक एंजाइम्स, सीटी स्कैन और एमआरआई तो डॉक्टर आके ऑर्डर करेंगे, लेकिन वो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरा कंक्लूशन स्लाइड ये है कि सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी जो है एक इमरजेंसी है, तो सबसे पहले आपको मदद के लिए बुलाना चाहिए आपके कॉलीग्स को और डॉक्टर को। एंड जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर पेशेंट डायलिसिस में सडनली बेहोश हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट डेफिनेटली उनका इससे पहले का कुछ ना कुछ सिम्टम्स और साइंस हुए होंगे जो शायद मिस हुए हो। तो प्रॉपरली अगर मॉनिटर करेंगे तो आपको लास्ट मिनट में हीरोइक एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।